नमस्कार, मैं राम प्रकाश वर्मा, आरोग्य दर्पण और रघुवंश किडनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कैसे नियंत्रित रखें और हम कैसे स्वस्थ रहें विषय पर आयोजित आज जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के डीन आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर विनोद जैन जी और दिल्ली की जानी मानी लाइफ डिजाइनर आदरणीय रश्मि मिगलानी जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हेलो हेलो, थैंक यू सो मच वर्मा जी। मैं अब सबसे पहले जो है आदरणीय रश्मि मिगलानी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो कृपया आए और विचार व्यक्त करें। थैंक यू सो मच वर्मा जी और देवेंद्र जी इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, ताकि मैं अपने व्यूज आपके सामने रख सकूं। और जो आज की स्थिति है इसमें कोविड से संक्रमित पेशेंट्स को बचा सके ताकि हॉस्पिटलाइजेशन उनको कम से कम जरूरत पड़े और घर बैठे बैठे ही वो लोग ठीक हो सके। तो आज का स्थिति जैसे हम मालूम है कि ना बेड्स हैं हमारे पास, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और डॉक्टर्स 24/7 काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी स्थिति उनके हाथ से बाहर है, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें आज, तो बेसिकली कोविड में सिम्टम्स आपके आते हैं, खांसी से शुरू होते हैं। खांसी आए किसी को सोर थ्रोट है, किसी को फीवर है, किसी को हेडेक आ रहा है, किसी को टेस्ट या स्मेल की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को ब्रेथलेसनेस हो रही है। यदि हमारे सिम्टम 4-5 दिन में डायग्नोस हो जाते हैं और ट्रीट हो जाते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं पड़ती। अगर कोई कोमॉर्बिडिटी और ना हो, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कोई किडनी इशू हो गया एक्सेट्रा, तो बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन की हमें उसी स्टेज पर पड़ रही है जहां पर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जैसे कि अगर सांस लेने की तकलीफ की बात करें हम कि ऑक्सीजन लेवल्स में कमी आ रही है, ऑक्सीजन लेवल में कमी आ रही है, इस मीन्स की कुछ लंग्स में इशू आ रहे हैं, हमारे कोई डैमेज लंग्स में दिखा रहा है। तो आज मैं कुछ आपके सामने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स शेयर करूंगी जिससे हम दबा के उनको जेंटल प्रेशर देके उनको हम अपने लंग्स को हेल्दी कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं काफी हद तक। तो हमारी बॉडी में बेसिकली 12 मेरिडियंस है। ये 12 मेरिडियंस ब्लड वेसल्स की तरह होती है। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में ब्लड कैरी करती है और ये 12 मेरिडियंस हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करती है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी इशू आता है तो वो उन मेरिडियंस की ब्लॉकेज की वजह से आता है। हमें उन मेरिडियंस पे जेंटल प्रेशर देके उन मेरिडियंस की ब्लॉकेज को रिमूव करना है। तो फर्स्ट मैं अब आपको पॉइंट्स बात करूंगी इनकी। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, हमारे हाथ के पीछे ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारा। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे और एक अपने अंगूठे से ऐसे लाइन खींचे, दोनों लाइंस जहाँ मिलेंगी वहाँ एक पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को आपने जेंटली प्रेस करना है। प्रेस करने का क्या तरीका है, आपने इसको 8 बार प्रेस करना है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 सेकेंड के लिए पॉज करना है, फिर दोबारा आपने 8 बार प्रेस करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर पॉज करिए 1 सेकेंड के लिए। उसके बाद 5 बार दोबारा इसको प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सिमिलरली फिर पॉइंट को हमने दूसरे हाथ पर भी प्रेस करना है, सेम प्रोसीजर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पॉज दीजिए, फिर 8 बार कीजिए, फिर एक पॉज दीजिए, फिर 8 बार कीजिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ दोनों हाथों का। जब भी आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि आपने ये ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद नहीं प्रेस करना। मेरा ये कहने का मतलब है, जब भी आप प्रेशर दे रहे हैं, आपने खाना कुछ भी सॉलिड नहीं खाया हुआ होना चाहिए।
अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है इस पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट के डायरेक्टली ऑपोजिट हथेली की अंदर की साइड को। इसको भी आपने डायरेक्टली सेम तरीके से प्रेस करना है। पहले 8 बार प्रेस कीजिए, फिर 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, फिर 8 बार प्रेस कीजिए, फिर 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, फिर 8 बार प्रेस कीजिए। सिमिलरली सेम प्रोसीजर हमें दूसरे हैंड के लिए करना है। हमारा थर्ड पॉइंट है, अगर हम यहाँ से अपनी फिंगर की क्रीजेस देखें, मेरी इंडेक्स फिंगर की ये जो क्रीजेस हैं, इन पर मैंने ब्लैक मार्कर से लाइन लगाया हुआ है। सिमिलरली दूसरे फिंगर में भी आपको इन फिंगर्स की क्रीजेस को सिंपली प्रेस करना है, ऐसे इस तरह से। सेम प्रोसीजर 8 टाइम्स प्रेस कीजिए, 1 सेकंड के लिए रुकिए, फिर 8 टाइम्स प्रेस कीजिए, 1 सेकंड के लिए रुकिए, फिर 8 टाइम्स प्रेस कीजिए। सिमिलरली सेम प्रोसीजर आपने दूसरी क्रीज पर करना है। दूसरे हाथ पर भी आपकी इंडेक्स फिंगर की 2 क्रीजेस हैं, इन पर भी आपने पहले यहाँ प्रेस करना है, फिर यहाँ पर प्रेस करना है। तो अभी हमने 3 पॉइंट्स की बात कर ली है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अगर हम इंडेक्स फिंगर से नीचे एक लाइन ड्रॉ करते आए, अपनी रिस्ट तक आए, तो हमारा ये पॉइंट दिखेगा रिस्ट के एंड पे इंडेक्स फिंगर की लाइन में। तो इस पॉइंट को भी हमने सेम इसी तरीके से प्रेस करना है। 8 टाइम्स प्रेस कीजिए, 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, फिर 8 टाइम्स के लिए प्रेस कीजिए, 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, फिर 8 टाइम्स के लिए प्रेस कीजिए। तो हमारे सिमिलरली दूसरे हाथ पर भी ये पॉइंट आपने सेम तरीके से प्रेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये हमारी एल्बो का इनर पॉइंट है। ये हमारी एल्बो का इनर पोर्शन है। इस एल्बो से हमने 4 उंगली नीचे सेंटर पॉइंट लेना है इसका। इस सेंटर पॉइंट को आपने सेम प्रोसीजर से प्रेस करना है। 8 टाइम्स प्रेस कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 सेकंड का पॉज देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन वी विल गिव अ पॉज फॉर 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली हमने दूसरी बाजू पर भी मैंने मार्क किया हुआ ये पॉइंट। ये हमारा एल्बो का इनर पोर्शन है। एल्बो के इनर पोर्शन से 4 उंगली नीचे ये पॉइंट है सेंटर में, इसको प्रेस करना है। जब हम इन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे आपको हल्का पेन होगा, विच इज ओके, पेन बियरेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपने प्रेशर नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपनी बाजू को हम रेज करेंगे। बाजू को जब हम रेज करेंगे, हमने अपने नोज को टच करना है अपनी बाजू से। तो जिस पॉइंट पे हमारा नोज हमारी बाजू पे टच करेगा, उस पॉइंट को हमने प्रेस करना है। आई एम डूइंग इट लाइक दिस। तो ये पॉइंट है मेरा, जहां मेरी बाजू, नोज मेरी बाजू को प्रेस कर रही है। इस पर भी हमने सेम पॉइंट से प्रेस करना है, सेम प्रेशर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉज, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक थोड़ा पॉज दीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। मेरा एक लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमने इस एरिया को स्ट्रेंथन करना है, इस एरिया को हमने प्रेस करना है। इस मुद्रा को हम आधी मुद्रा भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बेसिकली प्रेशर देना है। तो आप सिंपली इसकी मसाज कर सकते हैं, इसको प्रेस कर सकते हैं, या बेस्ट तरीका इसको प्रेस करने का है, आप अपना अंगूठा अंदर मोड़िए और अपनी उंगलियों से बंद करके फिस्ट बनाइए दोनों हाथों को। जब आप अपनी फिंगर से अपने अंगूठे को प्रेस करेंगे, तो आपके अंगूठे की इस जगह पे आपको प्रेशर, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी टेंशन फील होगी, हो सकता है थोड़ा सा पेन भी हो। तो ये आपको प्रेस करते रहना है रफली 2-3 मिनट के लिए। जब भी आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप उन सभी पॉइंट्स को ऐसे प्रेस करके बैठ सकते हैं थोड़ी देर, और इससे आपकी ऑक्सीजन लेवल्स लंग में बढ़ेगी। तो ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है आपको, उस प्रॉब्लम से आपको राहत मिलेगी। दिस इज वन थिंग। सेकेंड हमारा है, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल बताई गई हैं कोविड से लड़ने के लिए। तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने इनहेल करना है नोज से और एक्सहेल मुंह से करना है। और एक्सहेल जब आप कर रहे हैं, आपने ये मेथड यूज करना है कि आपके मुंह से विस्लिंग साउंड निकले। आई जस्ट शो यू हाउ इट हैज टू बी डन। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज आपने करनी है, आपने हमिंग साउंड मुंह से निकालनी है।
हमिंग साउंड निकालने से क्या होता है, हमारे लंग्स में नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं और इस नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से हमें सांस लेने में आसानी होती है, हमारा ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने जस्ट एक हमिंग साउंड निकालनी है। Again, you can do this for 2 to 3 times during the day. थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने करना है ओम चैंटिंग। जब भी हम ओम चैंटिंग करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमारी ओम चैंटिंग की होती है, जो वाइब्रेशन हमारे बॉडी में क्रिएट होती है, जो हमारे डेड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट करते हैं और हमें सांस लेने में आसानी होती है। दिस इज अबाउट दीज थिंग्स। देन इसके बाद हम बात करेंगे प्रोन पोजीशन की। प्रोन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसमें अगर आप लेटेंगे हर 2-2 घंटे के बाद तो आपके लंग्स एक्सपैंड करते हैं और आपको सांस लेने में फायदा मिलता है। ये सारे प्रोसीजर्स हमारे टेम्परेरीली है, आपको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी सिलेंडर और हॉस्पिटल बेड। तो इसके लिए क्या करना है आपने, you have to lie down on your stomach with 3 pillows, one under your chest, one under your stomach and one under your lower part of your chest। इस पोजीशन पे लेने से भी आपको काफी रिलीफ मिलता है और ब्रेथ जो है आपकी नॉर्मल रखना है। लास्ट पॉइंट मैं जो डिस्कस करूंगी आपसे ऑयल पुलिंग के लिए बोलूंगी। ऑयल पुलिंग क्या होता है, आपने 1 चम्मच कोई भी एक कुकिंग ऑयल ले लेना है। कुकिंग ऑयल लेके आपने अपने मुंह में लेना है। जैसे पानी के साथ कुल्ला करते हैं ऐसे ही आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल अपने मुंह में लेके उसको कुल्ला करते समय मुंह में पूरा ऑयल घुमाना है। अगर आप ये 5 से 7 मिनट तक ये ऑयल को अपने मुंह में घुमाएंगे तो उसमें एक फ्रॉथ डेवलप हो जाएगी, एक झाग सी डेवलप हो जाएगी और 5 से 7 मिनट के बाद पूरे मुंह में ऑयल घुमाने के बाद आपको उसको फ्लश कर देना है, आपको उसको फेंक देना है और उसके बाद अगर आप चाहें तो नॉर्मल ब्रश कर सकते हैं। तो आई जस्ट गिव यू रिकैपिचुलेशन। फर्स्ट पॉइंट हमने बात किया था अपने हाथ का बैक साइड पे, सेकंड पॉइंट हमारा ये था, थर्ड पॉइंट हमारा ये था, फोर्थ पॉइंट हमारा ये था, फिफ्थ पॉइंट हमारा एल्बो का था, सिक्स्थ पॉइंट हमारा ये था, सेवेंथ पॉइंट हमारा थंब का था, एट पॉइंट पे मैंने बात की ब्रीथिंग की, 9th पॉइंट पे मैंने प्रोन पोजीशन की बात की, 10th पॉइंट पे मैंने ऑयल। अब ये सारी चीजें हमने जरूर करनी है, बट यूजुअली हमने देखा गया है कि अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि यदि हमें या हमारे किसी भी फैमिली मेंबर को कोविड के इम्पैक्ट में अगर कोई आ जाता है तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास हमारे हाथ में हमारे व्हाट्सएप में होते हुए भी हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ एक A to Z लिस्ट बनाई है कि गॉड फॉरबिड अगर आपको कभी भी जरूरत ना पड़े इस चीज की, अगर 1% आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आपके पास कुछ हैंडी चीजें होनी चाहिए कि आपको किस तरह से प्रोसीड करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अल्फाबेट A के लिए। अल्फाबेट A स्टैंड्स फॉर यू हैव टू अवॉइड बीइंग पैनिक। आपने पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। और अपने अगर आप घबराएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है सबके लिए होने के लिए। आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना। बट बिलीव मी, अगर आप कामली ये सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो सब कुछ ठीक से होगा। B stands for the breathing exercises। जो breathing exercises मैंने आपके साथ शेयर किए थी उनको आपने थोड़ी थोड़ी देर में करना है ताकि आपका SpO2 levels कंट्रोल में रहे। C stands for camphor and clove। camphor कपूर और clove लौंग हमारे घर में सबके इजीली होता है। इसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक हैंकी लीजिए, हैंकी में ये आप अपने एक नॉट एक थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा लौंग लेके नॉट लगा के अपने पॉकेट में रख सकते हैं और जब जब आपको लगे ब्रेथलेसनेस आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको ऑक्सीजन लेने में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। वन मेथड ऑफ यूजिंग दिस इज दिस। सेकेंडली, इसको दूसरा तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आप कोई भी एक छोटी सी कटोरी लीजिए, कपूर और लौंग को जला दीजिए और जो उसका धुआं निकलेगा उस धुएं से भी आपको सांस लेने में काफी राहत मिलेगी। The next most important alphabet is D. D stands for the doctor consultation.
यूजुअली देखा गया है, हम आसपास जो भी सिम्टम्स आते हैं एक दूसरे से पता करके हम सेल्फ मेडिकेट करने लग जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, जूम पर बात कीजिए, या कोई घर में और मेंबर है वो डायरेक्टली अगर डॉक्टर से जाके बात कर सकते हैं तो उनसे डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिकेशन नहीं लीजिए। हर एक के अपने अलग अलग सिम्टम्स है, हर एक की अपनी अपनी बॉडी है, हर एक के अपने अपनी रिएक्शन के सिम्टम्स आते हैं, तो बिल्कुल भी मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिएगा। E stands for eat the right food. राइट फूड से मेरा मतलब है आपने ऐसा खाना खाना है जो प्रोटीन रिच हो, जो विटामिन रिच हो, जो मिनरल्स रिच हो। और यूजुअली इस कोविड में हमारे को भूख नहीं लगती। अगर आप भूख नहीं भी लग रही है आपको, थोड़ा थोड़ा खाना शॉर्ट इंटरवल्स पे खाइए। उससे क्या होगा, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में जितना खाना आपने खाया है आपकी मेडिसिन एब्सॉर्प्शन में इजी रहेगा। F, the most important thing, have faith in God. भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। G stands for gargling. अगर आपके गले में खराश है, सोर थ्रोट है, मॉर्निंग में उठ के आप अगर गार्गलिंग करेंगे, गरारे करेंगे तो आपके थ्रोट में काफी आराम मिलेगा। और अगर आपको दिन में भी लगे कि थोड़ी सी इशू आ रही है, then again you can do the gargling during the day as well. H stands for hydration. You have to keep your body hydrated. थोड़ी थोड़ी देर में आप लिक्विड्स लेते रहिए ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, आपकी बॉडी में सॉल्ट्स की कमी ना हो। Next, the most important point is isolate yourself from your friends, from your family members. It is very difficult. I know I have experienced this, but you will have to. You will have to do this for the betterment of your own. अगर आप थोड़ी दिन के लिए उनसे आइसोलेटेड रहेंगे तो आप उनको भी स्वस्थ रखेंगे और खुद भी जल्दी ठीक होंगे। G stands for a judgment sheet. आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है सिंपली। जिस दिन से आपको फर्स्ट सिम्टम आ रहा है उस दिन आप लिखिए आपको क्या सिम्टम आया है। आपको खांसी आई है, आपके गले में दर्द हुआ, आपको बुखार आया, आपको ब्रेथलेसनेस हुई, आपने क्या खाया, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या था, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने क्या क्या मेडिसिन बताई। सिमिलरली सेम आपने सेकेंड डे लिखना है, आपका फर्स्ट डे के सिम्टम्स पहले से बेहतर हुए हैं या और वर्स हुए, थर्ड डे फोर्थ डे। अगर आप ये सारा रिकॉर्ड रखेंगे तो ये आपके लिए मॉनिटर करने के लिए और आपके डॉक्टर के लिए भी काफी इजी होगा आपका अगला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए। T stands for काढ़ा। ये काढ़ा इंडियन तो काफी बिलीव कर रहे हैं और बिलीव मी इट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर देम। आपने 7-8 चीजें लेनी है, इनको इकट्ठा करके बॉयल करना है। बॉयल इतनी देर करना है कि ये क्वांटिटी हाफ में रिड्यूस हो जाए। उसके बाद उसमें हनी डाल के आपने उसको पी लेना है। इतना गर्म होना चाहिए कि आप पी सके उसको। 7-8 आइटम्स क्या है, आई जस्ट शेयर विद यू। पहले लेना आपने तुलसी, अश्वगंधा, अदरक, गिलोय, हल्दी और काली मिर्च। इन सबको बॉईल करने के बाद आपने लास्ट में इतना बॉईल करने की क्वांटिटी हाफ रह जाए, उसके बाद इसमें हनी डाल के आपको इसको पी लेना है। L stands for the lung acupressure points, जो मैंने आपसे 7-8 acupressure points शेयर किए हैं। ये पॉइंट्स आप जब भी आपको लगे आपको सांस में दिक्कत आ रही है या आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप ये कभी भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर खाना खाने से पहले करें। और अगर आप खाना खाने के बाद में करना चाहते हैं तो एटलीस्ट खाना खाने के 40-50 मिनट के बाद करें, इमीडिएटली नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट इज M, the alphabet mask. The M, masking. Mask yourself appropriately. Appropriately का मतलब है जब आप मास्किंग कर रहे हैं आपका नाक और मुंह दोनों कवर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने नाक पे मास्क पहनने के बजाय गले में पहन लिया या फोरहेड पे कर लिया। Please don't do this. It is for the betterment of you and your loved ones. N stands for nebulization. अगर आपका नेबुलाइज, आपका सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपको खांसी हो रही है, आपकी बलगम ज्यादा बन रही है बॉडी में, तो आप नेबुलाइज कर सकते हैं प्लेन सलाइन वाटर से। अगर तकलीफ ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनसे पूछिए मैं इसमें क्या मेडिसिन डाल के नेबुलाइज करूं ताकि मुझे जल्दी आराम मिल सके। O stands for the oxygen levels. ऑक्सीजन लेवल्स हमें 2-3 बार दिन में मॉनिटर करना है। ध्यान रखिए ये मॉनिटर करने से आप कोई एडिक्टेड नहीं हो जाए।
हर 2-2, 3-3 मिनट बाद आपको इसको मॉनिटर नहीं करना है, कोई जादू नहीं है ये। 2-3 घंटे बाद भी अवॉइड कीजिए। मेक इट अ पॉइंट टू डू इट बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर। दिन में 3-4 बार मॉनिटर करना काफी है इसको। और इसको अगर आपका सडनली ड्रॉप होता है ऑक्सीजन लेवल्स तो पैनिक नहीं करिए। आपको जो पॉइंट्स बताए गए हैं ब्लड प्रेशर पॉइंट्स प्रेस कीजिए, आपको जल्दी आराम मिलेगा। P stands for plants, the indoor plants, जो ऐसे इंडोर प्लांट्स कुछ आते हैं जो दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी ऑक्सीजन एमिट करते हैं। To name a few, snake plant is one such, spider plant is there, then Erica palm is there, then Zania is there. If you will search on the net, you will get a list of so many plants. तो आपने भागना नहीं है इन प्लांट्स के लिए, जो आपके लिए इजीली 1-2 प्लांट्स भी अवेलेबल है उनको घर में रूम में रखिए। इससे भी आपका घर का जो रूम का एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का स्तर काफी बढ़ जाएगा। Next point we will talk about is with alphabet R. Alphabet R is rest your body. Give enough rest to your body. अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे अपनी बॉडी को, अपना घूमते रहेंगे, इधर उधर पैनिक करेंगे, परेशान रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपकी बॉडी को हील करने का समय नहीं मिलेगा। आपकी बॉडी को हील करने का समय नहीं मिलेगा तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा रिकवरी के लिए। So make it a point to give enough rest to your body. S stands for steam. You have to take enough steam inhalation. You have to have steam लेना है दिन में 2-3 बार, ताकि आपकी जितनी थ्रोट में सोरनेस है, आपके गले में, नाक में, आपकी चेस्ट में, उससे आपको काफी रिलीफ मिले। T stands for timely intake of medication and even the food. खाना मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपने भूख नहीं भी लग रही है तो भी थोड़ा थोड़ा खाना जरूरी खाना है। मेडिसिन आपने टाइमली लेनी है, मेडिसिन अवॉइड नहीं करनी है ताकि आप जल्दी ठीक हो सके। U stands for be united. आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो कॉल कीजिए, अपनी स्टोरीज शेयर कीजिए, एक दूसरे को मोटिवेट करिए, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, ताकि ये टाइम भी आपका अच्छे से गुजर जाए। P stands for vaccination. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोरोना के संक्रमण में हैं तो आप अभी वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते। कुछ हफ्ते बाद अपनी डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन लगवाइए और मेक श्योर कि आप पूरी इंडियंस, पूरी वर्ल्ड से इस कोरोना को जिताने में आप इंडिविजुअल एक सपोर्ट करें और हम जल्द ही जीतेंगे। W stands for walking. अगर आप अगर सपोज आप कोरोना संक्रमित हैं, आप इसके इम्पैक्ट में आ गए हैं, आप एक रूम में कन्फाइंड है, आई एम श्योर उस रूम में भी इतनी स्पेस जरूर होगी कि आप थोड़ा बहुत चल सकें। तो आपको मोबिलिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, आपको चलना फिरना चाहिए, आपको बैठे ही नहीं रहना। आपको ये नहीं कहना कि मुझे कोरोना हो गया तो मैं बैठा है। जितना आप चलेंगे, मोबिलाइज रहेंगे अपनी बॉडी को, तो आपको बेटर फील करेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। नहीं तो ये गर्म चीजें लेने से हो सकता है आपको एसिडिटी भी हो सकती है, तो दिस विल हेल्प यू इवन इन रिलीविंग द एसिडिटी। The alphabet X stand for access to doctor in case भगवान न करे आपको किसी भी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी हो, but still will advise you to have an access to your doctor, उनका फोन नंबर, एम्बुलेंस का फोन नंबर, फार्मासिस्ट का फोन नंबर एक हैंडी रखें ताकि इमरजेंसी में आपको कोई जरूरत पड़े तो इमीडिएटली ये इंफॉर्मेशन आपके पास साथ में हो। Z stand for zestfully. Zestfully आपने मेडिसिन खानी है, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपने खाना खाना है, मेडिसिन लेनी है और अपने स्पिरिट को हाई रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है। ये समय भी गुजर जाएगा और आपकी लाइफ जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी। तो इन द एंड मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगी अपने सारे फ्रेंड्स को। हम 130 करोड़ इंडियंस हैं और सिर्फ एक कोरोना है। Imagine there's only one corona and we are 130 करोड़ इंडियंस, जो इस समय हम सबके ऊपर हावी हो रहा है। हमें इसको हराना है और हराने में हर एक का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। हर एक का कंट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है? हमें प्रॉपर्ली मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना है, वैक्सीन लगवानी है, WHO की प्रॉपर गाइडलाइंस को प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में फॉलो करना है। और इन सब को अगर हम करेंगे तो हम सब जल्द ही इस कोरोना को हरा सकेंगे। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट,
जैसे सपोज हमें अभी कोरोना नहीं हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां स्टॉक कर रहे हैं ताकि हमें इसकी जरूरत पड़ जाए शायद। तो आई जस्ट गिव यू अ रिमाइंडर, ये मेडिसिन और ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक करना एक बहुत बड़ा वास्तु इफेक्ट है। अगर हम इसको स्टॉप करते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट करेगा कि हमें कोरोना हो और हमें इसे यूज करने की जरूरत पड़े। So I request you all, for the betterment of yourself and for the betterment of others, आप कोई मेडिसिन, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक नहीं कीजिए ताकि आप खुद स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। आप सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें, खुश रहें और इस कोरोना को हराने में हम सबकी सहायता करें, अपनी सहायता करें। थैंक यू सो मच वर्मा जी। ओवर टू यू डॉक्टर पेन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू अब डॉक्टर विनोद जैन साहब को सादर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार वर्मा जी और नमस्कार रश्मि मंगलानी जी, देवेन जी और हमारे वर्मा जी और अन्य सभी सदस्य। इसके पहले कि हम आगे की बात शुरू करें, हम थोड़ा सा रश्मि जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। रश्मि जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपने कुछ अल्फाबेट्स बताए, बहुत अच्छे बताए। एच के बाद आई के आइसोलेट बताया। एफ को क्या बताया आपने? सॉरी, एफ को क्या बताया आपने? Have faith in God, the Supreme. नहीं, faith in God आपने, ओके सॉरी, आई, ओके, GHI, जे को क्या बताया आपने? जे से बताया सर, एक जजमेंट शीट प्रिपेयर कीजिए, अपनी डेली की प्रोग्रेस उस पे नोट डाउन कीजिए। आपका कितना बुखार है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, आपको कितनी भूख लगी, आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं या वर्स हो रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, वाई क्या बताया आपने? वाई से बताया सर, योगा कीजिए, बेसिक योगा एक्सरसाइजेस कीजिए। ठीक है, तो रश्मि जी ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है और जो चीज हम बताना चाहते थे उसको बहुत अच्छे से समराइज किया है। थोड़ा सा कमेंट्स हम इसके ऊपर डालना चाहते हैं। Nobody should take it otherwise. पास आप, हालांकि आपने आधा घंटा लिया है तो मुझे 20 मिनट लगाते हैं। तो एक तो चीज हम लोगों को ये बताई गई कि हमको अपने आप में निबुलाइजेशन करना है। तो निबुलाइजेशन आजकल डाउटफुल है और कंट्रोवर्शियल है। तो निबुलाइजेशन की बजाय जो रोटा हेलर से पफ लेना है, जो सॉलिड पाउडर का पफ लेना है, दैट इज रिकमेंडेड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, बाय WHO एंड बाय आवर KGME। तो nebulisation as far as possible should be avoided in house. Okay. Steam भी तो नहीं, स्टीम में बहुत अच्छा बताया रश्मि जी ने। स्टीम में किसी दवा की जरूरत नहीं है और स्टीम, प्लेन वाटर स्टीम जो आता है हमारे पास, स्टीम इनहेलर नाक वाला छोटा वाला, वो लेना है। और बाकी सब जो आपने बताया वो अच्छा बताया। एक आपने बताया इंडोर प्लांट्स का, तो थोड़ा सा मैं इसमें ये डिफर करता हूँ, क्योंकि इंडोर प्लांट्स में जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो कीमोसिंथेसिस से होती है और वो इतनी छोटी अमाउंट में होती है कि वो ज्यादा हाइप है, उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला। तो आई विल नॉट सजेस्ट इंडोर प्लांट्स, बिकॉज वो मॉस्किटो जनरेट करेगा और आपको और प्रॉब्लम करेगा। तो इंडोर प्लांट्स को आप अवॉइड करें तो हमारे हिसाब से बेहतर रहेगा। दैट वाज द टू माय सर, आप बेहतर गाइड कर सकते हैं इस फील्ड पे। इनफैक्ट हर एक पीपल वगैरह में भी ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होती है कि आपकी ऑक्सीजन को वो जस्टिफाई नहीं करती। अब हम आते हैं अपनी बात पर। हमारी बात का ये है अर्थ कि आप बीमार ही ना पड़े, इसके लिए आपकी बॉडी की इम्यून प्रोसेस होनी चाहिए। और अगर बीमार पड़े और घर में रह रहे हैं तो आप क्या करें? हम केवल दो बातों में बात करते हैं। तो जैसा बिल्कुल सही से बताया कि आप पहले साइंटिफिक बात समझिए। हमारे शरीर में एक होता है स्ट्रेस हार्मोन और एक होती है टी सेल्स। तो यह जो लिम्फोसाइट्स होती है, तो अगर हमारी टी सेल्स हमारी बॉडी को इम्यून पैदा करती है और स्ट्रेस हार्मोन इस टी सेल के फंक्शन को डाउन करता है, तो अगर स्ट्रेस हार्मोन हमारा ज्यादा होगा तो टी सेल कम फंक्शन करेंगे। आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो अगर स्ट्रेस हार्मोन हमारा ज्यादा होगा
तो वो टी सेल कम काम करेंगी। जब टी सेल कम काम करेंगी तो इम्यून पावर हमारी कम हो जाएगी, और इम्यून पावर जब कम हो जाएगी तो जो वायरस है वो हम पे ज्यादा अटैक करेगा। अब सवाल ये आया कि ये हम इम्यून पावर को बढ़ाएं कैसे। केवल और केवल 5 बिंदु हैं बढ़ाने के लिए। जैसे आपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट बहुत अच्छे बताए और हम आज इसे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है आपकी नींद, मिनिमम 8 आवर्स स्लीप, वो बहुत जरूरी है। नींद के दौरान आपके स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और टी सेल की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, इम्यून प्रोसेस अच्छा हो जाता है। इसके बाद में आपका आता है फूड, अच्छा फूड। अब ये इस समय तो विषय ऐसा है कि आप ये भी जानते होंगे कि 64-65 लोग हैं और सब आदमी पूर्ण नहीं है। तो ऐसा खाना खाइए जिसमें सारी चीजें हों। कैसे तय करें? हर रंग की सब्जी हो, मूली, गाजर, चुकंदर, हरी पत्ते की सब्जी, हर रंग का अनाज, दाल, चावल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, हर तरह की दाल, पंचमेल दाल, मल्टीफ्लोर ग्रेन, हर तरह के सब फ्रूट्स, यानी कि डिफरेंट कलर की सब्जी, डिफरेंट कलर का फ्रूट, डिफरेंट डिफरेंट हमारे मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन हमारी मल्टी पल्सेस अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक की कमी दूसरे से पूरी हो जाएगी। और फूड भी हमको सूर्यास्त से 2 घंटे के अंदर अंदर खा लेना है, और सूर्योदय के नाश्ता जो है वो 2 घंटे के अंदर अंदर नाश्ता कर लेना है। इसके बाद में एक्सरसाइज, जैसा आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि आप मिनिमम एक्सरसाइज करिए। अगर आप स्वस्थ हैं और कार्डियक पेशेंट हैं भी तो उसी के हिसाब से एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। चाहे तो अपने, अगर आइसोलेशन में तो अलग बात है, नहीं तो अपनी छत पे या लॉन में कहीं पर थोड़ा सा वॉक कीजिए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं 6 डेज ए वीक, इस तरह से स्लीप फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हर हाल में आप 11 बजे से पहले पहले सो जाएं, 11 बजे के बाद ना जगें। तो ये चीज हम लोगों को फॉलो करनी है, अपने बच्चों को भी कहनी है। इसके बाद आप देखिए, अगर आप कमरा साफ करते हैं अपना और पानी कम पड़ जाता है तो आप माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। कोई बच्चा माइक बार बार लगा रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उनका माइक म्यूट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर उनका माइक म्यूट कर सकता है। तो आवाज जो है, अगर पानी कम पड़ जाता है तो हमारे कमरे के कोने साफ नहीं हो पाते, उस कोने में गंदगी जमा हो जाती है। जब कमरे के अंदर गंदगी जमा हो जाती है तो यही हाल वायरस का है हमारा। जैसा बताया रश्मि जी ने कि हाइड्रेशन, हम लोग पानी, नारियल पानी, सूप, जूस, फल का रस, ऐसा हेल्दी चीज पिए कि जिससे हम शरीर की मात्रा पानी की अच्छी हो। अभी एक मिसकंसेप्शन आ गया कि साहब बियर की एक बोतल पी लेंगे तो हमारा हाइड्रेशन अच्छा हो जाएगा। बियर की बोतल अगर आप पीते हैं तो उस बियर की बोतल में अल्कोहल की वजह से फ्लूइड का लॉस हो जाता है और आपके अंदर का शरीर का पानी और कम हो जाता है, नुकसान करने जा रहा है। तो पानी आपके वहां पर शरीर में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। साइंटिफिक सिद्धांत ये कहता है कि 1.5 लीटर यूरिन रोज आपका बनता है, 500 ml पानी आपके शरीर में इस्तेमाल होता है, 500 शरीर आपकी ml बॉडी से उड़ जाता है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता और कुछ पसीना बन के निकलता है। तो यानी कि अगर आपको पसीना नहीं भी आ रहा है तो भी आपकी बॉडी से 3 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। तो 3 लीटर से पानी तो ऊपर। मेंटल हेल्थ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से टी सेल का फंक्शन कम होगा, बॉडी का इम्यून प्रोसेस बढ़ेगा। तो आप जहाँ तक हो टीवी बहुत कम से कम देखें, अखबार बहुत कम से कम पढ़ें। आपस में लोग मर रहे हैं, हम जानते हैं, हमारे परिवार में भी लोगों को चाहिए, उनके बारे में कम से कम बात करें। परिवार को सुरक्षित रखें, हेल्दी वातावरण रखें, गुड मेंटल हेल्थ रखें, टीवी देखें, अच्छे अच्छे डांस आइटम्स देखें, गाने सुने, योग प्राणायाम के सुने, जो और जगह के धार्मिक कार्यक्रम आते हैं उनको सुने। एक विटामिन डी अभी इन्होंने, आपने रश्मि जी भूल गई, वो 60,000 यूनिट्स, अगर मान लीजिए आप हैं और भगवान न करे आपको कोरोना के लक्षण है, देखिए यहाँ बता दूं मैं आपको, RT-PCR केवल 70% लोगों में ही पॉजिटिव है। और अब आ गया है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कि अगर आपका RT-PCR नेगेटिव है तो भी और आपके अंदर सिम्टम हैं तो आप कोरोना ग्रसित हैं। इसको उन्होंने नाम दिया प्रिजम्पटिव कोविड पेशेंट। तो और समहाउ ये जो सेकेंड वेव आई है और थर्ड वेव आने वाली है अक्टूबर नवंबर में, तो ये मैं WHO की बात कर रहा हूँ।
तो ये आपकी जो सेकेंड वेव जब आई है, तो इसमें आपको अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, अपने आप को सुरक्षित जो बताया मैडम ने, आइसोलेट। और विटामिन डी का सैशे आता है बाजार में, 60,000 यूनिट का सैशे आता है। ये रिकमेंडेड है, एक सैशे दूध में घोल के रोज 1 दिन में 1 बार 3 दिन तक पीना है, और फिर हफ्ते में 1 बार हर इतवार को पीना है अगले 2 महीने तक। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, केवल हड्डी, बोन्स और जॉइंट्स और दिल के लिए नहीं है, गुर्दे के लिए भी है। अगर आप बीमार हो गए, आईसीयू में भी चले गए हैं, आपके अंदर विटामिन डी अच्छा है, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से वापस आएंगे। तो विटामिन डी का सेवन तो आपको करना ही करना है, जरा सा भी सिम्टम मालूम दे, और इस प्रकार से करना। दूसरा, नहीं खरीद सकते तो 40% का नियम है। शरीर का 40% खुला रहे, साल में 40 दिन आप रहें, और 40 मिनट एक रोज, यानी कि संडे होते हैं 52। तो यदि आप हर संडे को बाहर लॉन में, छत पर, धूप में, बरामदे पर किताब लेके, टीवी लेके, लैपटॉप लेके, मैगजीन लेके, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो आप 40 दिन की बजाय 52 दिन हो गए। 40 मिनट अगर नहीं कर पाते हैं तो आप 30 मिनट करते हैं, दिन बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 40% कैसे करेंगे, ये जो है यहाँ तक आप खोल के रखिए, यहाँ तक खोल के रखिए, ये हाथ खोल के रखिए, 9% हो गया, 18%। आपका ये सर ये खुला हुआ है, ये 9% हो गया, 27%। और दोनों आप बरमूडा पहनिए, घुटने के नीचे खुला रखिए, तो आपका 40% बॉडी का हिस्सा हो गया। ये विटामिन डी आपको 1 साल के लिए काफी होता है अगर इतना करते हैं। और विटामिन सी के बारे में आप सब जानते हैं, जिंक के बारे में जानते हैं, इसके बारे में मैं आगे बात नहीं करने वाला हूँ। आंवला मत भूलिएगा, आंवला सबसे सस्ता और सबसे रिच सोर्स है। आंवले का अचार, मुरब्बा, कैंडी जो भी मिले वो खाइए। डीप ब्रीदिंग के बारे में बता दिया गया है, प्राणायाम के बारे में बता दिया गया है। डीप ब्रीदिंग करने में एक चीज ध्यान रखिए कि आप अंदर सांस खींचिए, थोड़ी देर रोकिए और निकाल दीजिए, और इसके बाद कपालभाति कीजिए। कपालभाति करने से क्या होगा कि जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जमा है वो फोर्सफुली बाहर निकल जाएगी, और बाहर की ऑक्सीजन जो अंदर की चीजें हैं वो उसमें पहुंच जाएगी। अब सवाल ये आया कि जब ये आपको नहीं था तो आपने किया, अब आपको भगवान न करे कोरोना के सिम्टम आ गए या कोविड पॉजिटिव आ गया, तो आपने पी का नाम लिया, रश्मि जी ने बिल्कुल सही लिया। पैनिक नहीं होना है, ठीक हो जाना है। क्यों? क्योंकि माइल्ड सिम्टम 82% लोगों में होता है, मॉडरेट सिम्टम ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं घर में रहकर। मॉडरेट सिम्टम भी अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 15% में होता है, ये भी ठीक हो जाते हैं। 5% केवल सीवियर होता है, उनको भर्ती की जरूरत पड़ती है, और उन 5% में भारतवर्ष में केवल 1% की मृत्यु होती है, जबकि अमेरिका में 3.7% लोग मर रहे हैं। तो हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है, तो ये आपको इससे पैनिक नहीं होना है। जब ऐसा हो जाए, जिस कमरे में आप रहें उसमें क्रॉस वेंटिलेशन रखिए। कमरे के दोनों दरवाजे या एक दरवाजे या एक खिड़की जरूर खुली रखिए, पंखा चला के रखिए, क्योंकि अगर आप बंद कमरा रखेंगे तो जो वायरस निकल रहा है उसको रेप्लिकेट करने का टाइम मिलेगा, वो डिवाइड हो जाएगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। और जब भी कोरोना होता है तो 2 फेज होती है। पहला फेज होता है डिवाइडिंग फेज, जो फर्स्ट वीक होता है, और दूसरा फेज होता है रिएक्शनरी फेज, जो सेकेंड वीक होता है। पहले सप्ताह में आपको बहुत खतरा नहीं है, बुखार आएगा, खांसी आएगी, कुछ भी होगा आपका। तो अगर आपका कमरा क्रॉस वेंटिलेटेड है, आप ठीक से सारे खा पी रहे हैं, जैसा रश्मि जी ने बताया कि कुछ कुछ करके जबरदस्ती करके खाइए, प्रोटीन खाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, मशरूम खाइए, सोयाबीन खाइए, आप न्यूट्री नगेट खाइए, 42% प्रोटीन होता है इसके अंदर। और अगर आप नॉन वेज हैं तो अंडा है, मीट है, मछली है, और ये चिकन है, ये कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको खाना है, प्रोटीन जरूर खाना है। अब इसमें आपने क्रॉस वेंटिलेशन करना है, प्रोटीन खाना है। रूटीन मेडिसिन आप सबको मालूम है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं आइवरमेक्टिन के बारे में भी, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में भी, डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में भी। बिल्कुल मत पढ़िए, जो गवर्नमेंट कह रही है, आइवरमेक्टिन कह रही है, खाइए 12 मिलीग्राम, 5 दिन तक खाइए, 3 दिन नहीं खाना है, 5 दिन अब हो गया है। एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन हो गया है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी 5 दिन हो गया है। साथ में जिंक और विटामिन सी है, हाइड्रेशन है।
और आपको बी कॉम्प्लेक्स बराबर खाना है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, आप इस चक्कर में ना पड़िए। फैबी अब आप आएंगे एंटीवायरल में। एंटीवायरल में जो एक तो घर में रह के इंजेक्शन नहीं लगाना है, रेमडेसिविर प्लीज मत लगाइए। फैबी फ्लू आई है, फैबी फ्लू का रोल बहुत ज्यादा है नहीं, फैबी फ्लू के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं और फैबी फ्लू को अभी बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली है, ब्लैक में मिल रही है, मत भागिए मत भागिए। और टॉलरेट कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर ले रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप खाली जो रूटीन मेडिसिन है जो पहले ही कही गई थी, आइवरमेक्टिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, विटामिन सी विद जिंक वाली है, वो जरूर खाइए साथ में। और जो बाकी दवाइयाँ आपकी हैं डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में वो खाइए। अब आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आपका है तो अपने कमरे को रोज सफाई करनी है। अब आपके कमरे में तो कोई आएगा नहीं, तो कमरे में अगर मान लो कि डिटॉल का, लाइजॉल का पोछा, घर में डिटॉल है ही है, नहीं तो हाइपोक्लोराइड का तो आपको मिलेगा नहीं, या ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के छोटे छोटे वीडियो, हमारे ही बनाए हुए वीडियो, ये चिकित्सा सेतु ऐप पर अवेलेबल है। चिकित्सा सेतु ऐप एंड्रॉयड फोन पर अगर आप डाउनलोड करेंगे ऐप स्टोर से तो वो हो जाएगा। और कैसे आप अपने ग्लव पहने, कैसे क्या करें क्या ना करें, वो हमारे बनाए हुए 83 वीडियो हैं, वो वहाँ पर रहेंगे, यूट्यूब पे भी है। तो उनको आप 2.5 मिनट के हैं, 3 मिनट के हैं, कभी मौका मिले तो देखिएगा, और कैसे अपने आप को सेफ रखना है। तो वो एटमॉस्फेयर का सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस आपका रेप्लिकेट कर रहा है, वही वायरस आप सूंघ रहे हैं। तो इसलिए आप डेटॉल स्प्रे है, ये आप कोई सेवलॉन स्प्रे है, इसको आप स्प्रे रखिए, हर 2-3 घंटे के ऊपर स्प्रे करिए। ये सॉफ्ट में और हार्ड में रहता है, हमारे पास हमेशा स्प्रे रहता है। 2-3 घंटे पर स्प्रे कर दीजिए, बेड पे स्प्रे कर दीजिए, जहाँ सोते हैं वहाँ पे स्प्रे कर दीजिए, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाइड्रेशन आपका इम्पॉर्टेंट है, फूड इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉल 1 पैकेट छोटा वाला रोज पीना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप मौसमी का रस अपने घर में नहीं निकाल पाएंगे जब आप आइसोलेटेड होंगे, संतरे का रस नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉल है, उसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। नेबुलाइजेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये रोटा हेलर पफ आप लीजिए, ये रोटा हेलर बहुत सस्ता होता है, और रोटा हेलर जब आप लेंगे तो उसमें तरीका होगा, मैं सॉरी इसमें रोटा हेलर है नहीं मेरे पास, मतलब लाया नहीं मैं यहाँ पर। तो वो रोटा हेलर में एक कैप्सूल डाल के यूँ घुमा देंगे, जैसे चरसी लोग चरस पीते हैं ना, वो एक ही बार में खाली कर देंगे, तो वो आपका नीचे चला जाएगा अंदर यहाँ तक, और जो मुंह में रह जाएगा उसका कुल्ला कर दीजिए। अगर कुल्ला नहीं करेंगे तो वो फंगस इन्फेक्शन मुंह में हो जाएगा। तो इसलिए रोटा जब चरस आप पी लें, तो चरस पीने के बाद कुल्ला कर लीजिए, और कुल्ला करने के बाद में आराम से रहिए, दिन में 2 बार करना है। इसका दवा का नाम है फोराकार्ट, FORACORT, फोराकार्ट 400। इसमें ब्यूटीसिनाइड होता है और आपका ब्रोंकोडायलेटर होता है। ये WHO द्वारा अप्रूव्ड है, ये एम्स द्वारा अप्रूव्ड है। कोई दवा, मैं आपको कोई बात ऐसी नहीं बता रहा हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, जो जर्नल्स में है नहीं, ये सब अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर पे। तो ये आपको करना है। प्रोन पोजीशन के बारे में इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, आपको प्रोन पोजीशन में लेटना ही लेटना है। तकिया आप पेट के नीचे न लगा पाए मत लगाइए, पैर के नीचे न लगा पाए मत लगाइए, आप छाती पे लगा के आराम से जैसे सोते हैं वैसे यूं करके मुंह करके सो जाइए, और गहरी गहरी सांस लीजिए। तो जो पीछे का आपका एल्वियोलस है वो खुल जाएगा और आपके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, और आप बिल्कुल हमारा अपना खुद का, अगर आपका 95 है ऑक्सीजन और प्रोन पोजीशन पे आप लेटे हैं, 10 मिनट में आप 98 हो जाएगा। आज ट्राई कीजिएगा, आपका 98 आपका होगा। तो प्रोन पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में यदि मान लीजिए भगवान न करे आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रहा है, तो जो हमको घर में कब तक मैनेज करना है अपने आप को, 92% ऑक्सीजन। अभी तो सरकार कहती है 93%। 93% ऑक्सीजन तक आपको अपने घर में मेंटेन करना है, लेकिन मैं आपको 1% और कम करता हूँ, 92% करता हूँ। हाँ, अगर किसी भी लेवल पे आपका 90 से कम है तो प्लीज घर में न रहिए, कहीं ना कहीं बाहर जाइए। घर में रह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर आप लगा सकते हैं, लगाना आता है, लगाइए, नहीं तो अस्पताल पहले से जैसा रश्मि जी ने कहा था ढूंढ लीजिए और वहां चले जाइए। घर में रह के हेरोइज्म मत कीजिए, चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, आप हेरोइज्म मत कीजिए, ठीक है। तो आपको ये रखना है, और आपको जब रहना है तो आपको 3 चीजें देखनी है। अपना टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर ना जाए, रिकॉर्डिंग आपको सही बताई। आपको अपना रेस्पिरेशन 24 से ऊपर ना जाए, गिनते रहिए। और क्या है तरीका,
पेट पे हाथ रखिए और गिनिए। पेट पे हाथ रख के जब गिनेंगे तो आपको आसानी होगी गिनने में। तो ये आपको, ये जो आपका टेम्परेचर है और आपका रेस्पिरेशन है और आपका ब्लड प्रेशर है, ये केवल 2 बार करिए बस, ज़्यादा नहीं करना। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसा रश्मि जी ने कहा कि 4-5 घंटे पे करिए, और जब भी आपको डिजीनेस लगे, कंफ्यूजन लगे, आपको परेशानी हो, आप लगा के देख लीजिए। अब पल्स ऑक्सीमीटर का बहुत खराब तरीका लोग बताते हैं, कभी कभी सेल वीक हो जाती है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट खराब होता है। तो जब कभी आपका पल्स ऑक्सीमीटर खराब रीडिंग दिखा रहा है, तुरंत दूसरे नॉर्मल आदमी में लगाइए, उसके पल्स ऑक्सीमीटर देखिए। इंडेक्स फिंगर में कभी मत लगाइए, मिडिल फिंगर में लगाइए। जितनी पतली, खास तौर से लेडीज जिनकी पतली फिंगर होती है, अगर उसमें लगाएंगे तो वो पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से फिट नहीं होता, रीडिंग गलत आती है। मिडिल फिंगर में लगाइए, और मिडिल फिंगर में लगाने के बाद में शुरू में फ्लक्चुएट करता है, 30 सेकेंड रुकिए, 30 सेकेंड के बाद जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग सही होगी। नंबर 1। नंबर दूसरी, हाथ में पॉलिश नहीं होनी चाहिए, नेल पॉलिश, लेडीज के लिए खास तौर से। नंबर 3, आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है, हर 2 दिन के बाद अंदर से किसी ड्राई लिनन क्लॉथ से, जिससे आप चश्मे का ये शीशा साफ करते हैं, उससे साफ करिए, क्योंकि लगाने से ये ऑयल चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो सेंसर है वो ठीक से काम नहीं करता, तो आपका पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग ठीक नहीं आती, आप पैनिक हो जाते हैं। पी फॉर पैनिक मत होइए, साफ कर लीजिए, आपका देखिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर है। और जब पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं तो आपका हाथ ऐसे मुड़ा ना हो, आपका हाथ ऐसे टेढ़ा ना हो, आपका हाथ सीधा हो, बिस्तर पे हो, तकिया पे हो, हार्ट के लेवल पे हो। यानी कि अगर हार्ट के लेवल से नीचे है तो भी ठीक नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो बेहतर होगा बाएं हाथ में, और बाएं हाथ की बीच की उंगली में, और हार्ट के लेवल पे आप लीजिए, और 30 सेकंड के बाद जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग सही होगी। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर की भ्रांति और उसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। घर में 2 पल्स ऑक्सीमीटर रखिए हमेशा, एक पल्स ऑक्सीमीटर खराब हो जाए तो दूसरा, और उसकी कम से कम 6 बैटरी रखिए, क्योंकि बैटरी खराब हो गई, आपका पल्स ऑक्सीमीटर खराब हो गया तो आपको पैनिक हो जाएगा। तो ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अबाउट द पल्स ऑक्सीमीटर। फिर सवाल ये आया कि अभी आजकल बहुत है कि साहब आते ही कोरोना हमें जांच करानी है, तो जांच कराने का सही वक्त क्या है, कौन कौन सी जांच करानी है? जब भी आपको कोरोना के लक्षण हो तो तुरंत मत दौड़िए, केवल नाक से आपका RT-PCR करा लीजिए, पॉजिटिव चाहे निगेटिव। अब पॉजिटिव आ गया तो आप सर्टिफाइड हो गए, और निगेटिव आ गया तो आप सर्टिफाइड नहीं हुए। भैया टाइम हमको रोक दीजिएगा जब चाहिएगा तब। अब जब नहीं हुए, प्रिजम्पटिव हुए, तो तीसरे दिन, थर्ड डे, 72 आवर्स के बाद अपनी जांचें कराइए, जिसको कहते हैं कोविड प्रोफाइल। बस कोविड प्रोफाइल बोलिए, और ये इंश्योर करिए कि आपका ब्लड सैंपल निकालने के बाद वो 2 घंटे के अंदर अंदर लैब में पहुंच जाए, एग्जामिन होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर 2 घंटे के बाद होता है तो जो उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर होते हैं वो आपके गड़बड़ होने लगते हैं। अब ये मैं डिटेल यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, लेकिन फिर भी लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, काउंट है, CBC है। CBC में जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, जो नॉर्मली 6 से 8 हज़ार होता है, 11 हज़ार होता है, वो 3 हज़ार हो जाता है। मेरा भी 27 हो गया था, और उसके बाद में धीमे धीमे बढ़ जाता है। पी से पैनिक नहीं होना है, ध्यान से अगर सिम्टम है तो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप कराइए, तो करेक्ट टाइमिंग है आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर कराने का 72 घंटे के बाद, इसके पहले कोई फायदा नहीं है कराने का। और रिपीट जब भी कराइए अपना CBC, जब रिपीट कराना है तो LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, और ये अपना CBC कराइए। ट्यूमर मार्कर को जल्दी जल्दी रिपीट नहीं कराना है, उसको फिर आप 60 दिन बाद करें, फिर 14 दिन बाद करें। तो ये कॉमर्शलाइजेशन की वजह से लोग जल्दी जल्दी बताते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, प्लीज डू नॉट गो फॉर दैट। अब सवाल आया दूसरा, HRCT थोरैक्स का बड़ा आजकल चलन है कि साहब HRCT करा लें। तो HRCT कराने की आवश्यकता है, बिल्कुल है, लेकिन 7 दिन बाद इन्फ्लेमेटरी, जब आपका वायरल रेप्लिकेट कर रहा है तब आप HRCT कराएंगे। आपका जो स्कोर है 25 में 5 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, आप खुश हो जाएंगे ना। कम से कम 7 दिन, या बेहतर होगा कि 10 दिन बाद आप HRCT कराइए थोरैक्स का, और उसमें आप देखिए कि आपका स्कोर क्या है। उस स्कोर के हिसाब से अपने जो चिकित्सक है उससे सलाह लीजिए, पहले मत कराइए।
और फिर जब एक बार HRCT करा लिए, अब कराते क्यों HRCT? HRCT कराते खाली इसलिए है कि कोरोना की वजह से जो लंग में असर आया है वो लंग का असर रिवर्सिबल होता है कुछ महीनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए। उस महीनों के लिए यदि आप कॉर्टिसोन लेते हैं, दवाई लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो लंग वापस पुराना नॉर्मल हो जाता है। अगर उसको इग्नोर कर देंगे तो वो वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी, लंग सिकुड़ जाएगा, तब कितनी भी मेहनत करेंगे वो आपका लंग सिकुड़ा रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप HRCT जरूर कराइए, चाहे कोविड के 14 दिन बाद ही कराइए, मगर कराइए जरूर। फिर इसके बाद में एक जो घर में जब आप रह रहे हैं तो 6 मिनट्स वॉक टेस्ट अखबारों में पढ़ा होगा। तो 6 मिनट्स वॉक टेस्ट नॉर्मल आदमी के लिए, और 3 मिनट्स अगर आप 60 साल से ऊपर की आयु के हैं तो उनके लिए, और ये अंडर सुपरविजन होना है। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से % है, ज़्यादा है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है भैया, मतलब सॉरी 94 से कम है तो इसकी जरूरत नहीं है। 94 से कम है तो ये वॉक टेस्ट नहीं करना है। अगर 94 से ऊपर है, से हमारे पास सिम्टम है, हमें डाउट है, खांसी आ रही है, तब हम अपने साथी के साथ में 3 मिनट यदि 60 साल से ऊपर है और 6 मिनट यदि 60 साल से कम है तो वॉक करेंगे। बहुत तेज वॉक नहीं करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, एक नॉर्मल वॉक करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर देखेंगे। अगर ये 3 से ज़्यादा ड्रॉप हो गया, यानी कि हमारा 96 था और 93 आ गया, तो हमें इसके मतलब सहायता की जरूरत है चिकित्सक की। और यदि हमारा 94 था और 91 आ गया तो हमें जरूरत है। लेकिन 94 से कम है, 93 से कम है तो हमें ये टेस्ट बिल्कुल घर में नहीं करना है। ये गलती बहुत लोगों ने की है, बेहोश हो गए हैं और हमें अस्पताल ले जाना पड़ा है। डू नॉट डू दैट 6 मिनट्स वॉक टेस्ट व्हेन इट इज सैचुरेशन इज लेस देन 93। अब आता है कि हमारे इस कोरोना में सडन हार्ट अटैक होता है या ब्रेन अटैक होता है। क्यों? क्योंकि 2 ही चीज होती है, लंग में सूजन होती है या ब्लड में क्लॉट बनता है। तो ब्लड में क्लॉट को रोकने के लिए अब आपको एक थोड़ी सी बताते हैं। सांस की नली में जो हम सांस लेते हैं वो गया हमारा सांस फेफड़े के अंदर, ये कहलाया वेंटिलेशन। हार्ट से हमारा ब्लड आया फेफड़े तक आया, वो कहलाया परफ्यूजन। और उस ब्लड से जो हमारा हवा आपस में एक्सचेंज हुआ वो कहलाया डिफ्यूजन। वो पतली एल्वियोलाई, जो लंग की लाइनिंग पतली है, तो वो हमारा ऑक्सीजन का और इसका एक्सचेंज अच्छा होगा। अगर वहां पे सूजन आ गई तो भले ही हमने अच्छी सांस ली, प्राणायाम किया, भले ही हमारा हार्ट अच्छा काम कर रहा है, मगर उसका एक्सचेंज अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। तो हमको उसको रोकना है। रोकने के लिए अब आजकल जो मारामारी बची है, ऑक्सीजन लेवल की मारामारी बची है, तो अब ये ब्यूटिसिनाइड का है जो रिकमेंडेड। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपके ऐसा हो रहा है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट हाइड्रोकॉर्टिसोन। डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट हाइड्रोकॉर्टिसोन। 6 मिलीग्राम की डोज है, 4 मिलीग्राम की टैबलेट डेक्सामीथासोन। डेक्सामीथासोन के नाम से बाजार में मिलती है, 40 रुपए की 10 गोलियां मिलती है। और उसको जो है आपको लेने में कोई हर्ज नहीं है यदि आप घर में हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, लेकिन 7 दिन के बाद, 7 दिन के पहले नहीं। 7 दिन के पहले लेंगे तो नुकसान करेगा, 7 दिन के बाद ही इसको शुरू करना है। कई चिकित्सकों को हमने देखा है और उन्होंने इस्तेमाल भी किया है, उनको नुकसान पहुंचा है। तो 7 दिन के बाद में उनको आपको देना है। और उस समय जब दे रहे हैं तो अपना ऑक्सीजन लेवल भी देखना है और साथ में और भी चीज़ देखना है।